हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उसी को जारी रखते हुए इस वीडियो में भी और भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे हम सब मिलकर। तो आइए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप स्वयं से इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, फिर हमारे द्वारा वीडियो देखिएगा। कह रहा है कि द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। मोल रेशियो पूछ रहा है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। लिबरेटेड निकलती है, कब निकलती है भाई? जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो वीडियो आपने देखा होगा तो याद आ रहा होगा कि जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। पूछ रहा है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है उनके मोल के बीच में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है। ठीक है, तो देख लो, हाइड्रोजन का जब 2 मोल बन रहा है तो ऑक्सीजन का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल के बीच में रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में रेशियो पूछा है। अगर यही पूछ दिया होता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रेशियो बताओ, मोल रेशियो बताओ, तब क्या आंसर होता? तब ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है और उसके साथ हाइड्रोजन का 2 मोल बन रहा है, तो 1:2 हो जाता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो जब भी रेशियो की बात आएगी तो आपको क्रम भी देखना होगा, सीक्वेंस भी देखना होगा। जो पहले आएगा उसका रेशियो पहले लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस बताना है। इनमें से कौन कौन से एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है भाई? इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट या एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। चलो देखते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पिछले एमसीक्यू वीडियो में बताया गया था कि जब किसी एसिड का आप क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे, उसमें वाटर को ऐड करेंगे, तो यह किस प्रकार का प्रोसेस है? यह एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये वाला तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। सेकेंड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस बताओ, ड्राई आइस क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े थे या फर्स्ट चैप्टर में ही था, सब्लिमेशन जब पढ़ रहे थे। तो ड्राई आइस क्या है? तो सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। उसका सब्लिमेशन कराना है। देखो, ये बहुत ही हाई प्रेशर पर रखा जाता है। किस पर? हाई प्रेशर पर रखा जाता है। और जो ही इसको 1 atm प्रेशर पर लेकर आते हैं, क्यों ही अब बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बताओ, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? तो एनर्जी देना पड़ेगा। यहां पर एनर्जी का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस, किसी का भी सब्लिमेशन हो, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो चलो भाई, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जलवाष्प का संघनन, यानी वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्जन। तो भाई गैस से लिक्विड में चेंज होना, इसमें से हीट निकलेगी कि हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी?
सोच कर बताओ भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसको लिक्विड में चेंज कर दिया जाए तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, मॉलिक्यूल से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो कंडेंसेशन प्रोसेस एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। कोई भी कंडेंसेशन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं। फोर्थ दिया हुआ है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कल के एमसीक्यू क्वेश्चन में यह बताया गया था। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट कब होगा, जब उसको हीट दिया जाएगा, एनर्जी दी जाएगी। तो यहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन आयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक आयल का सैंपल है, एक आयल का क्या है, सैंपल है, और इसको क्या करना है, लंबे समय तक स्टोर करके रखना है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे। तो देखो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में एक टॉपिक है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या होती है भाई, ये ऑयली या फैटी फूड्स का ऑक्सीडेशन है। ऑयली, तैलीय या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीकृत होने के बाद उनका टेस्ट, उनका स्मेल खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। गर्मी के दिनों में देखते हो ना, घर में लोग कहते हैं दलिया अरुआ गइल बा, भतवा अरुआ गइल बा, सब्जियां अरुआ गइल बा। वो क्या चीज है, रेंसिडिटी है, विकृत गंधिता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू उसका स्मेल और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आपको ऑयली या फैटी फूड्स हैं, ठीक है, उनको लंबे समय तक आपको स्टोर करके रखना है तो उनके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला, इनको एयर टाइट कंटेनर में रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि उसमें एयर प्रवेश न कर सके। एयर प्रवेश कर जाएगा, ऑक्सीजन एयर में है, वो फूड क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा उसका टेस्ट। और क्या कर सकते हो भाई, इसको कूल करके रख सकते हो, कूलिंग स्टोरेज कर सकते हो। मतलब आपके घरों में फ्रिज वगैरह है तो फ्रिज में आप क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। जब ठंडा रहेगा, टेम्परेचर जब कम रहेगा तो रेंसिडिटी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, और क्या उपाय कर सकते हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हो उसके चारों ओर। इसके लिए उसमें क्या कर सकते हो, एयर की जगह पर फूड के पैकेट्स में इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैसों का उपयोग कर सकते हो। जैसे जैसे हीलियम एक क्या है, इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन भी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इनर्ट होता है। रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन भी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हीलियम, नाइट्रोजन जैसे इनर्ट गैसों को फूड के पैकेट्स में डाल के, एयर को बाहर निकाल के, और फूड पैकेट्स में क्या भर के, हीलियम और नाइट्रोजन गैस को भर के उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोक सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो भाई, कोई एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंस का यूज कर सकते हो जो ऑक्सीडेशन को
होने ही ना दे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। बोलो ये रेंसिडिटी समझ में आई सबके, ठीक है। और वहीं से यहीं से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कह रहा है कि कैन बी यूज्ड फॉर, इसमें से किसको हम यूज कर सकते हैं, एक आयल के, एक तेल के सैंपल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का यूज करेंगे? नहीं भाई, ऑक्सीजन का यूज करेंगे तब तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसी से तो हमको क्या करना है, उसे रोकना है। ऑक्सीडाइज होने से ही तो उसे क्या करना है, बचाना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, फिर यहां पर ऑक्सीजन आ गया, ये ऑप्शन भी, नाइट्रोजन तो यूज कर सकते थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं यूज करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, देखो हीलियम तो यूज कर सकते हो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करेगी, अगर उसमें रखोगे तो ये भी इसमें से भी ऑक्सीजन क्या करेगा, फूड सब्सटेंस से रिएक्शन करके उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। हीलियम और नाइट्रोजन, हाँ देखो ये दोनों ही क्या है, इनर्ट गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। देखिए ये एक्सपेरिमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को और लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। किस कलर का? येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। किसका? लेड आयोडाइड का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस लेड नाइट्रेट की जगह पर इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, येलो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, इस लेड नाइट्रेट की जगह पर हम इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमको लेड आयोडाइड बनाना है, तो भाई लेड का ही, यहां पर तो आयोडीन है लेकिन यहां पर लेड का कोई साल्ट होना चाहिए, तो अमोनियम नाइट्रेट तो नहीं हो सकता, पोटेशियम सल्फेट तो नहीं हो सकता। अमोनियम नाइट्रेट यहां पर रख दोगे, पोटेशियम सल्फेट यहां पर रख दोगे, तो बताओ लेड आयोडाइड बनेगा? लेड का होना क्या है, जरूरी है, लेड रहेगा रिएजेंट में तभी तो प्रोडक्ट में भी लेड आएगा। चलो, लेकिन ए और बी में से क्या ले भाई, ए जो है लेड सल्फेट है लेकिन ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इसका सॉल्यूशन नहीं बनता है। और यहां पर देखो किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके लिए दोनों रिएजेंट क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, सॉल्युबल होने चाहिए। जब वाटर में सॉल्युबल होंगे, आयंस के फॉर्म में जब आएंगे तभी आयन एक दूसरे में क्या होंगे, एक्सचेंज हो पाएंगे। तो जब लेड नाइट्रेट को घोलते हैं तो लेड आयन और नाइट्रेट आयन क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो लेड सल्फेट घुलेगा ही नहीं, तो लेड आयन सल्फेट आयन अलग अलग होंगे ही नहीं, तो लेड आयन और आयोडाइड आयन आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, इसीलिए इसका भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेड एसीटेट, ठीक है। लेड एसीटेट अगर यूज कर लेंगे, PbCH3COO ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, लेड एसीटेट, ठीक है। तो लेड एसीटेट यहां पर यूज करेंगे तो लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट की जगह पर पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसी रिएक्शन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो जानकारी के लिए पहले मैं यह बता दूं आपको कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज हम लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस को बनाने में करते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसकी सहायता से हम लैब में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, बनाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट नाम है इसका, क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। क्या यह डीकंपोजिशन रिएक्शन है?
डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर देखो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, तो डीकम्पोजिशन तो है। और डीकम्पोजिशन है तो क्या ये एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक वो होता है जो हीट को या एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो देखो हीट यहां पर एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है ना, यानी इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट लग रहा है, इसको हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तभी ये डीकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक, ये पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है। डीकम्पोजिशन एंड accompanied बाय रिलीज ऑफ हीट, कह रहा है कि डीकम्पोजिशन है और साथ में हीट भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो क्या ऐसा है? नहीं, हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल नहीं है यह। किस प्रकार का डीकम्पोजिशन है यह? थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हीट के थ्रू डीकम्पोजिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन क्या होता है, सनलाइट में रखने पर जो डीकम्पोज हो जाता है। जैसे मान लो क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है, इसको जब सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो इनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, सिल्वर ब्रोमीन सिल्वर क्लोरीन बन जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन केमिकल चेंज है, या ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, को बताना है कि इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर में प्रेशर डालकर ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर रहे हो, तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नया सब्सटेंस बनेगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा, तभी तो उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ये केमिकल चेंज नहीं है। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, एयर को लिक्विड में चेंज कर देना, तो आपने सिर्फ स्टेट चेंज किया है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो यहां पर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, चाइना डिश में एक क्या होता है, लेबोरेटरी का एक ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। चाइना डिश में क्या कर सकते हैं आप, पेट्रोल को ओपन में रख दें, क्या होगा, वो पेट्रोल क्या हो जाएगा, उसका इवेपोराइजेशन होगा और सारा पेट्रोल वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इसमें कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस स्टेट चेंज हो गया उसका, लिक्विड से गैसियस स्टेट में हो गया। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, अब बताओ ये तीनों अगर हम जान गए कि ये केमिकल चेंज नहीं है, इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि यही तो एक बच रहा है, इसी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, यही केमिकल चेंज है। कैसे है जरा सोचो, याद करो, जब कॉपर को हीट करते हैं एयर में, हीट करते हैं कॉपर को एयर में, तो क्या हो जाता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हो, याद आ रहा है, पिछले वीडियो में बताया गया था, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था। ठीक है, कलर बताओ इसका, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती थी, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती थी। ठीक है, वायर के ऊपर, वायर को गर्म करोगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, तो धीरे धीरे ब्राउन से उसके ऊपर कैसा कलर आ जाएगा, ब्लैक कलर का लेयर आ जाएगा, किसका, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्रिविएशंस ऑफ द स्टेट्स, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अधिक ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए, जो भी रिएक्टेंट होता है और जो भी प्रोडक्ट होता है उसके स्टेट को भी हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
लिक्विड स्टेट के लिए स्मॉल एल का यूज करते हैं, गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल जी का यूज करते हैं। कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर करेक्ट एब्रीविएशन क्या है स्टेट्स का। क्या रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होता है? नहीं। रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, लिक्विड, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, वाटर रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट एब्रीविएशन फॉर्म हो गया स्टेट्स का। इसमें क्या मिस्टेक है भाई, हाइड्रोजन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, वाटर को गैसियस स्टेट में, तो रूम टेम्परेचर पर वाटर गैसियस स्टेट में, H2O गैसियस स्टेट में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें देखो दो प्रोडक्ट बनना है, सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है और टू या मोर देन टू प्रोडक्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पूछ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें देखो दो रिएक्टेंट है और एक क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसमें भी देखो टू रिएक्टेंट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसमें क्या हो रहा है भाई, टू रिएक्टेंट्स है और टू प्रोडक्ट्स भी हैं। इसमें जिंक आयरन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो फोर्थ वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन सेकेंड और थर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और यही पूछ रहा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाले में दिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो कह रहा है फिजिकल चेंज, बताओ इसमें से कौन फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का बनना, कर्ड का बनना, क्या है भाई, ये तो एक केमिकल चेंज है। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, देखो लिविंग थिंग्स में बायोलॉजिकल चेंजेस जितनी भी होती हैं वो सब के सब क्या है, केमिकल चेंज है। राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स भी क्या होगा, फलों का पकना भी क्या होगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज है। गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से साल्ट, समुद्री जल से नमक निकालना, तो समुद्री जल को से नमक निकाल रहे हैं, समुद्री जल में ऑलरेडी नमक था, ऐसा नहीं है कि समुद्री जल को ही हम किस में बदल दे रहे हैं, नमक में बदल दे रहे हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यही आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, ऑलरेडी आपको पहले ही बताया जा चुका है, किसी भी चीज की बर्निंग क्या होगा, बर्निंग प्रोसेस क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है 2NaOH प्लस XL2O3 बन रहा है YNaAlO2 प्लस H2। आपको बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में x और y की जगह पर कौन से नंबर होंगे, x की जगह पर क्या होगा और y की जगह पर क्या होगा, ठीक है। तो जरा इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2NaOH प्लस, यहाँ पर अभी छोड़ दो Al2O3, यहाँ पर भी अभी छोड़ दो NaAlO2 प्लस H2, ठीक है। बस यहीं पर आपको और यहीं पर आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो देखो सोडियम के कितने एटम है इधर, 2, तो इधर भी सोडियम के 2 एटम होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिख दो।
तो एल्यूमिनियम के कितने एटम हो गए इधर 2, तो इधर 2 है। ऑक्सीजन के देखो 3 and 2 5 है, तो 2 2 जा 4 and 1 5। हाइड्रोजन के 2 एटम इधर है, इधर भी हाइड्रोजन के 2, हो गया बैलेंस। तो x की जगह पर क्या आ गया भाई 1 और y की जगह पर क्या आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी डी में बी ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आ सकता है। चलिए इसमें से आपको बताना है कौन बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो देखो इधर आयरन के 3 एटम और इधर आयरन का सिंगल एटम, ये तो बैलेंस नहीं है। इधर आयरन का 3 और इधर भी आयरन का क्या है 3 है, चलो ठीक है भाई। वाटर का देखो, सॉरी ये वाटर वेपर में ही आयरन, ये रिएक्शन कब होगा, लिक्विड स्टेट में होगा क्या वाटर के, नहीं, वाटर वेपर के साथ ये रिएक्शन होता है। आयरन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो चलो 4H2O है और ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया, इधर भी 8 है, यही बैलेंस है। ये आपका क्या है बैलेंस है। ये क्यों नहीं बैलेंस है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर क्या है 1 ही है। ये क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। 22 क्वेश्चन में आओ। अ मेटल रिबन एक्स, एक मेटल का रिबन है जिसको एक्स नाम दिया गया है, इसको ऑक्सीजन में हम क्या कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं, और जब ऐसा कर रहे हैं तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्निंग हो रही है, ठीक है, बहुत ही चमकदार व्हाइट फ्लेम निकल रहा है जब उसको हम जला रहे हैं तो। और क्या फॉर्म हो रहा है, और व्हाइट एस, व्हाइट सफेद राख बन रही है, जिसको किससे डिनोट किया गया है वाई से। आपको बताना है एक्स क्या चीज है, वाई क्या चीज है, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुआ। तो देखो फर्स्ट वीडियो में मैंने, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने ये एक्सपेरिमेंट बताया था आपको। मेटल रिबन को जब हम क्या करते हैं, कौन सा मेटल था वो, मैग्नीशियम, याद करो कौन सा था, मैग्नीशियम को जब हमने क्या किया था एयर में बर्न कराया था, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर क्या हुआ था फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो इसको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन MgMgO, एक्स की जगह पर, यही तो एक्स है, और जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है वाई है, तो एक्स की जगह पर क्या हो गया मैग्नीशियम, वाई की जगह पर क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और उसमें से पूछ रहा है, फिगर में देख लीजिए पहले क्या है कि ये एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट है, और इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया जा रहा है हीट किया जा रहा है, और हीट करने से ब्राउन फ्यूम, भूरा धूम्र निकल रहा है, ब्राउन फ्यूम्स, भूरे कलर का धुआं निकल रहा है। ब्राउन फ्यूम किसके कारण निकल रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला कह रहा है, अच्छा ये इसके बारे में बताओ, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, ये रिएक्शन भी आपको हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, लेड नाइट्रेट, इसको जब आप हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा बताओ, बनेगा लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने इसको पढ़ाया है, बताया है। अगर आपने पीछे का पूरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं, अब तक जितने भी हमने MCQ आपको कराए वो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लिए होंगे। चलिए इसको जरा बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यही रिएक्शन होगा यहाँ पर। और इस रिएक्शन में याद करो कि किसका धूम्र आ रहा था, कौन सी गैस बन रही है भाई, ये तो सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का तो कोई कलर नहीं होता है,
ये तो सॉलिड स्टेट में है और जो गैस निकल रही है वो सिर्फ बच गई अब NO2। तो इसी का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। अच्छा, किस टाइप का रिएक्शन है यह, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखो। थर्मल डीकम्पोजिशन, हाँ भाई हीट कर रहे हैं तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ब्राउन फ्यूम्स, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया करेक्ट। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको सही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ऑप्शन में देख सकते हैं आप, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम नहीं, ये तो गलत जवाब हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फार्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसकी वजह से ब्राउन फ्यूम आ रहा है, इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसमें भी कुछ भी नहीं जिक्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये 2 स्टेप में रिएक्शन दिए गए हैं। लाइम स्टोन है, बताओ लाइम स्टोन का फार्मूला बताओ। लाइम स्टोन किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, इसको किया जा रहा है हीट, पहले स्टेप में इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो इसका डीकंपोजिशन होगा, क्या क्या बनेगा, याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, CO2 यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया गया है। CaO को वाटर के साथ ट्रीट कराए हैं, रिएक्शन कराए हैं, तो सेलेक्ट लाइम बना है। सेलेक्ट लाइम का फार्मूला बताओ, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसका नेचर क्या था, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकल रही थी, हीट निकल रही थी। और इसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। स्टेप 1 कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। स्टेप 2 कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्टेप 1 एंडोथर्मिक है, कह रहा है नहीं, गलत हो गया, ये तो एंडोथर्मिक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि इससे हमको हीट क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, तो देखो पहला होगा एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक कहां कहां दिया हुआ है, बी और सी में दिया हुआ है, बी और सी में। और ये सेकंड स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक किसमें दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक आपका थर्ड वाले में, सी वाले में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बोलो बात समझ में आया। सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ध्यान से समझो, सी वाला कैसे करेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है, सही जवाब। सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है, सही जवाब। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक नहीं है, जबकि फर्स्ट स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है। चलो सेकंड वाला ऑप्शन क्यों गलत होगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं है, जबकि सेकंड स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है। डी वाला ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डी वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक नहीं है, ये तो एंडोथर्मिक है। और यहां भी गलत हो गया, कह रहा है कि सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं है और ये तो एक्सोथर्मिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया हुआ है MnO2 प्लस 4HCl बन रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। पूछ रहा है इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और रिडक्शन से क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है। ठीक है, तो चलो पहले इसको देखते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। देखो MnO2 है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, रिएक्शन के बाद इसमें से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, MnCl2 हो गया। मैग्नीज के साथ देख रहे हैं क्लोरीन आ गया है। तो देखो ऑक्सीजन का रिमूवल, MnO2 से MnCl2 बन रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। हमने पहले ही पढ़ लिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसी का उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो MnO2 से MnCl2 ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, MnO2 इज ऑक्सीडाइज, गलत हो गया, MnO2 इज ऑक्सीडाइज, ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, चलो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो HCl का क्या हो रहा होगा, HCl का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो HCl में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या इसी का उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शन बोलते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। ठीक है, तो HCl से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, Cl2 ही तो बनेगा। हाइड्रोजन के रिमूव होने से क्या बना, Cl2। ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी का अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिएक्शन दे दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सबसे इजी, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से तुरंत इसको कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि बताओ रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे ऊपर वाले ही रिएक्शन में MnO2 का रिडक्शन हो रहा है तो MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो HCl क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो यहां और यहां दोनों जगह सब्सटेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहां पर सेम नहीं है, यहां पर सेम नहीं है, यहां पर सेम नहीं है। देखते ही तुरंत ही आपका ऑप्शन सही हो गया, ए। बोलो, बात समझ में आया। यहां पर भी देख लो, आयरन से क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। ठीक है,
तो देखो आयरन से आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कॉपर, कॉपर सल्फेट में कॉपर कैसे है, आयंस के फॉर्म में है, Cu2+ है और बन गया Cu। देखो आयरन तो एटॉमिक फॉर्म में है और आयरन सल्फेट में आयरन किस फॉर्म में होगा, आयन के फॉर्म में Fe2+ में। तो Fe से Fe2+ इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये बात भी हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला वीडियो देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। या सीधे सीधे हमने ये भी आपको बताया था कि अगर मेटल से कंपाउंड बन रहा है तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। मेटल से कंपाउंड बन रहा है तो मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कंपाउंड से अगर मेटल बन जाए तो क्या होता है, कंपाउंड से अगर मेटल बन जाए तो रिडक्शन प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस। या एक और कॉन्सेप्ट याद करो, हमने बोला था कि जो मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें आयरन क्या है, मेटल है, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स और फैट्स, जो आयल या फैट से जो फूड बने होते हैं उनको जनरली हम इनर्ट गैस के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ऐसा क्यों, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से रोकने के लिए, संक्षारण से रोकने के लिए। भाई कोरोजन वर्ड किसके लिए यूज होता है, संक्षारण। ये तो मेटल का होता है, मेटल्स का कोरोजन होता है, तो ये तो नहीं सही होगा। टू इनहेंस देयर फ्लेवर, उसको इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, उसके फ्लेवर को, उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। क्या ये सही हो सकता है, नहीं, ये भी नहीं सही हो सकता है। आपको याद होगा अभी हमने बताया है आपको रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या है भाई, कि जो ऑयली फूड या फैटी फूड होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बैड हो जाता है। तो उसी से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। तो ये फ्लेवर बढ़ाने का भी कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रेंसिड, हाँ मेन मुद्दा तो यही है, उसको इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में क्यों रख रहे हैं, ताकि उसका रेंसिडिटी ना हो पाए, रेंसिड होने से बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट, हाँ भाई रेंसिडिटी नहीं होगी उसकी तो उसका टेस्ट तो बचेगा ही बचेगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इन दो कारणों की वजह से हम इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में उसको फ्लश करते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड एंड फोर्थ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि X एक जो है लाइट ग्रीन कंपाउंड है, हल्के हरे रंग का कंपाउंड है, और इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो दो चीजें दिखाई दे रही है। एक रेड कलर का कंपाउंड बन रहा है, किस कलर का, रेड कलर का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। रेड कलर का कंपाउंड बन रहा है जिसको हम Y से डिनोट कर रहे हैं, वो यहीं पर इकट्ठा हो जा रहा है। और यहां पर सफोकेटिंग गैसेज निकल रही हैं। सफोकेटिंग गैस का मतलब सल्फर के गंध वाली गैसें, ऐसी गैसें जिनसे सल्फर के जलने की गंध आती हो। जैसे सल्फर जलता है तो जो गंध, जो स्मेल आती है, उसी तरह की स्मेल इन गैसों से भी आ रही है। तो भाई सल्फर को जब बर्न करते हो
तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, और इसी की गंध सल्फर के जलने जैसी गंध, इसी को हम सफोकेटिंग गैसेज बोलेंगे। बोलो समझ में आया? तो बताओ इसमें से आपको बताना है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। तो देखो जेड तो SO2 और SO3 हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, या तो सी सही होगा या फिर डी सही होगा, क्योंकि इसी में SO2 और SO3 है। ठीक है, लेकिन ये एक्स और वाई क्या होगा? ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं एक्स की, तो ये लाइट ग्रीन कंपाउंड है, और लाइट ग्रीन कंपाउंड कौन होता है भाई? फेरस सल्फेट। याद आ रहा है आपको? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को ही जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो Fe2O3, और ये किस कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, वही देखो Fe2O3 बन रहा है रेड कलर का, प्लस क्या बनता है? SO2 प्लस क्या बनता है? SO3। यहां पर 2 लगा लो, यही तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के बारे में ये पूछ रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेड सल्फेट तो व्हाइट कलर का होता है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, FeSO4 का सॉल्यूशन है, और उसमें कॉपर कॉइन को क्या किया जा रहा है? प्लेस किया जा रहा है। कॉपर कॉइन को प्लेस किया जा रहा है। ये जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ग्रीन है। कैसा है? ग्रीन है। अब कह रहा है कि ऐसा कॉपर कॉइन को जब हम प्लेस कर दिए, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के कलर पर क्या परिवर्तन हुआ? कलर में क्या चेंजिंग आई? ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर कुछ भी कलर चेंज हुआ होगा तो रिएक्शन हुआ होगा, कलर में चेंजिंग नहीं आई होगी तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ होगा। सिंपल सा फंडा है। तो पहले तो ये तय करो कि यहां पर रिएक्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि रिएक्शन हुआ होगा, यहां पर बन गया होगा कॉपर सल्फेट और प्लस बन गया होगा Fe, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू, और ये Fe का कलर कैसा होता है? ब्राउन। तो आप कह देंगे कि ये ब्लू टर्न्स ब्लू हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर बोल देंगे कि रेडिश ब्राउन कॉपर कॉइन पर आ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। रिएक्टिविटी पिछले वीडियो में देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब बताया जा रहा था तो वहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया गया था, जिसमें कॉपर के ऊपर है आयरन, यानी आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, यहां पर 3 इक्वेशन दिए गए हैं, 3 रिएक्शंस कराए जा रहे हैं। किसमें? ओपन वेसल में, खुले पात्र में ये तीनों रिएक्शन कराए जा रहे हैं। पहला रिएक्शन है कॉपर को हीट किया जा रहा है एयर में। जब ओपन वेसल ले लोगे तो एयर तो ऑटोमेटिक आ गया उसमें। और जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कराया जा रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। रिएक्शन के बाद
आपको बताना है कि वेसल और उसमें जो कंटेंट बच जा रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन के बाद उनके वेट में किस तरह का परिवर्तन आएगा, उनके मास में किस तरह का परिवर्तन आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होता है। चलिए भाई ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि वेसल यानी जिस पात्र में आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद उस पात्र में जो कंटेंट बचा हुआ है उनके वेट में, उनके मास में किस तरह का परिवर्तन होगा, इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा कि सेम रहेगा। ठीक है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप वेसल में पहले रिएक्शन की बात करते हैं। पहले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम वेसल में क्या लेंगे भाई, कॉपर लेंगे। क्या वेसल में ऑक्सीजन भी लेंगे? नहीं, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, ओपन वेसल है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन के पहले जो वेट होगा वो वेसल का होगा और कॉपर का होगा। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। अब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जुड़ने की वजह से वेट क्या हो गया, इसका बढ़ गया। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन से पहले वेसल और कंटेंट का वेट कम होगा और रिएक्शन के बाद वेसल और कंटेंट का वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो P वाले में क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है कि रिमेन सेम, तो हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो P वाले में देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है डिक्रीज, बी में दिया हुआ है रिमेन सेम, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। सी और डी में दिया हुआ है इंक्रीज और इंक्रीज। चलिए भाई, तो जरा क्यू पर ध्यान दें। क्यू वाले में क्या हो रहा है भाई, जिंक सॉलिड है, वेसल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं, रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, सॉल्यूशन कॉपर सॉलिड स्टेट में आ रहा है, वहीं पर है। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद इसमें किसी भी तरह के वेट में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, देखो वेट में चेंजिंग कब आएगी, जब गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जब ओपन वेसल लेंगे तो वो गैस क्या हो जाएगा, उस ओपन वेसल में ठहरेगा नहीं, निकल जाएगा। इसकी वजह से वेसल और कंटेंट के मास में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई गैस नहीं बन रही है। तो जितना पहले मास था, वेट था, उतना ही रिएक्शन के बाद भी क्या होगा, मास या वेट होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर लिख दिया कि क्यू वाले में मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नहीं रिमेन्स सेम। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब डी आर वाले में देखो डिक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने जितना लिया है उसमें से ये सॉलिड स्टेट में बनेगा और ये गैसियस स्टेट में। अब ओपन वेसल होने के कारण ये वाले तो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, गैसियस जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो तो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ यही न बचेगा। तो कुछ सल्फर और कुछ ऑक्सीजन जो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर था फेरस सल्फेट में, वो तो गैसियस स्टेट में आके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आर वाले में रिएक्शन के बाद मास क्या होगा, वेट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। और अगर ये सारे एमसीक्यू आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है, तो समझ जाइए कि ये एमसीक्यू ही नहीं, आप इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या कर लेंगे, एग्जाम में कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताया कीजिए आप लोग, ठीक है। और आप ये भी बताइए कि नेक्स्ट, चूंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए 29 फरवरी को ही एग्जामिनेशन है, तो उनके पास बहुत ही कम समय है, तो उनको किस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रही है, किस चैप्टर के वे एमसीक्यू चाहते हैं या
अदर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं, किस पर मैं वीडियो बनाऊं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।